डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एचएमएस क्लासेस के अंदर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये हवा अंदर बाहर आती कैसे है? हमारे लंग्स खुद हवा खींचते हैं या कोई और मैकेनिज्म काम करती है? और सांस लेते वक्त हमारे रिब्स और डायफ्राम क्या करते हैं? आज के टॉपिक में हम डिटेल में समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए अब जान लेते हैं हमारी बॉडी हर सेकंड ये काम कैसे करती है। तो लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस। पहला होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में जनरली क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हम अपने सांस के थ्रू अंदर लेते हैं और वो एल्वोलाई तक पहुंचती है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारे एल्वोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है उसको हम अपने सांस के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। देन उस सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ये आती जाती कैसे हैं। ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, दो प्रेशर का डिफरेंस होता है, दो पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस होता है। एक पॉइंट मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, दूसरा पॉइंट आपका एल्वोलाई है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर और एल्वोलाई का प्रेशर अगर आपस में सेम है तो गैसेस का मूवमेंट हरगिज नहीं होगा। यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंट होना ज़रूरी है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो और एल्वोलाई का प्रेशर कम हो तो एटमॉस्फेयर से एल्वोलाई की तरफ गैस का मूवमेंट होगा। और अगर एल्वोलाई का प्रेशर ज़्यादा हो और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो तो एल्वोलाई से एटमॉस्फेयर की तरफ गैस का मूवमेंट होगा। यही प्रेशर ग्रेडियंट है कि डिफरेंस होना चाहिए, एक का प्रेशर हाई होना चाहिए, दूसरे का प्रेशर कम होना चाहिए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस का मूवमेंट होगा। यही लाइन यहाँ पर लिखी गई है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। अब आगे हम यही सीखेंगे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ये प्रेशर का क्या रोल होता है। इन इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विदिन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारे लंग्स के एल्वोलाई की तरफ मूव करेगी। और जब एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हमारे लंग्स का प्रेशर कम होता है तो हम कहते हैं कि हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो निगेटिव है। और एक्सपायरेशन तब होता है जब हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हमारे एल्वोलाई में जो CO2 प्रेजेंट होती है वो इन्वायरमेंट की तरफ मूव करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता कैसे है। प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने के लिए दो टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक डोम शेप डायफ्राम होता है जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और हमारे रिब्स के बीच में मसल्स जो प्रेजेंट होती है उसको इंटरकॉस्टिक मसल्स कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता कैसे है। प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने के लिए इसमें दो टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हमारा डायफ्राम होता है जो कि डोम शेप का होता है, हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। और दूसरी होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टिक मसल्स जो कि हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को और डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारी रिब्स जो होती है ऊपर की तरफ उठ जाती है और स्टर्नम भी ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे कि थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है कि डॉर्सोवेंट्रल साइड में इसका इंक्रीजमेंट होता है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है। और जब इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाती है और स्टर्नम भी आगे की तरफ मूव करता है, जिससे कि थोरेसिक वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल साइड में इंक्रीज़ कर जाता है। ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से हमारे लंग्स का प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। हम इस चीज़ को प्रेशर और वॉल्यूम के
बीच में जो रिलेशनशिप होता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। जब हमारे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो ऐसी कंडीशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा। ये रिलेशनशिप आप याद रखिएगा। तो डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब डिक्रीज़ हो गया तो बाहर से जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है वो बॉडी के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगी। एक्सपायरेशन में इसी चीज़ का बिल्कुल अपोजिट होता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया था और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स ऊपर की तरफ और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ गए थे और थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया था। अब यही डायफ्राम जो होगा रिलैक्स करेगा और इंटरनल इंटरकॉस्टिक मसल्स भी रिलैक्स होगी, तो ये थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, जिससे कि ओवरऑल इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। या जब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो लंग्स के अंदर जो गैस प्रेजेंट होगी वो बाहर की तरफ मूव करेगी। हम एक्सपायरेशन करेंगे ऐसी कंडीशन में, CO2 गैस को बाहर की तरफ एक्सपायर करेंगे। अब हम फिगर के थ्रू समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जो एरो है नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब ये कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डोम शेप डायफ्राम जो है, डोम्ड शेप, वो फ्लैट हो जाएगा, जिससे कि थोरैसिक वॉल्यूम जो है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज़ करेगा डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और हमारे रिब्स के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज़ करेगा। तो ओवरऑल हमारा थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में तब होगा जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ डायफ्राम आएगा और डोम्ड शेप डायफ्राम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टिक मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से रिब्स जो है ऊपर की तरफ उठेगी और स्टर्नम भी, जिसकी वजह से थोरैसिक चैम्बर जो है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज़ कर जाएगा। ओवरऑल तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। जब ओवरऑल लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब कि प्रेशर जो है, पल्मोनरी प्रेशर, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। और जब पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करना शुरू कर देगी और ये एल्वोलाई तक पहुँचेगी। इसी का अपोजिट होता है एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है कि जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्स्ड होगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा वो। और हमारा जो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है, इंटरकॉस्टल्स मसल्स, वो भी रिलैक्स करेगी, जिससे कि थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। और जब पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो एक्सपायर कर दी जाएगी एटमॉस्फेयर में, CO2। इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एयर प्रेशर ड्रॉप्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एयर प्रेशर इंक्रीज़।